आपकी जितनी भी एजुकेशन रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तुशास्त्र की, तो ये सब आपकी लाइफ में आया कैसे? स्टार्स आपको जहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ लेकर ही जाते हैं। जी। आज की डेट में अगर उन्हें भी ये चीज़ें पता चल जाएं कि हमारे स्टार्स के हिसाब से हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो दशम भाव से पता चलता है कि जातक किस फील्ड में जाएगा। शुक्र अगर है तो व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख का कारक है। तो गुरु बृहस्पति अगर अच्छा है उसमें एकेडमिक लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकता है। बुध अगर अच्छा है तो एक व्यापारी बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। क्या ये समझा सकते हैं कि ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइंस है? वैज्ञानिकता इस तरह से है क्योंकि वास्तुशास्त्र का मूल आधार है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब आपने ये पीएचडी नहीं किया था इन सब्जेक्ट्स में, उससे पहले आपका क्या मानना था ज्योतिष सुना तो है लेकिन इसको पढ़ के देखा जाए। कि इतनी सी मेहनत करें, फटाफट हमें रिजल्ट मिल जाए? सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। क्योंकि ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता, कर्मवादी बनाता है। जैसे मान लीजिए किसी के अपने फादर से नहीं बन रही, या किसी के आपने बोला अपने बॉस से नहीं बन रही। अगर आपकी बॉस से ठीक नहीं बन रही है, पिता से ठीक नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य आपका ठीक नहीं है। तो ये स्टार्स हैं अगर, और ये साइंस है, तो वो दो लोगों की सेम क्यों नहीं होती कुंडली? ये जो कर्मा थ्योरी इसके अंदर हमारी जो भारतीय संस्कृति की है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो कहते हैं कि पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता, जो है यही जन्म। भारतीय ज्योतिष शास्त्र है वो इसकी भी गारंटी देता है। सेम घर की दिशा वास्तु के हिसाब से बनी, बट हर घर में अलग अलग चिंताएं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, टैरो, है ना, ये सब भी है। तो इसमें से कौन सी चीज़ को आप बिल्कुल नहीं मानते? साइंस के हिसाब से उनको कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि वो डरना बंद करें। लोग शनि से बहुत डरते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। कुछ ऐसे टिप्स जो वो करें और बस उनको सक्सेस मिल जाए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। द टॉपिक इज द ट्रूथ बिहाइंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। ये टॉपिक सभी एज ग्रुप्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए, बेटर अलाइनमेंट के लिए। बहुत सारे लोग जो हार्डवर्क कर रहे हैं और क्लैरिटी और पीस ढूंढ रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट एंड तक सुनिए, बहुत सारे मिथ दूर होंगे और अवेयरनेस बढ़ेगी। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर उमा शंकर जी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे ईयर्स तक रिसर्च की है। आज हम प्रोफेसर उमा शंकर जी से जानेंगे कि वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशन नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड साइंस है। वेलकम सर, वेलकम टू हैव यू हियर। हम बहुत एक्साइटेड हैं, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी अपनी ऑडियंस को बताया है। ये टॉपिक आज की डेट में सारे एज ग्रुप से बहुत रेलेवेंस रखता है। धन्यवाद, नमस्कार मैम। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ इस विषय को लेकर के आपने बुलाया। और चूंकि मैं जब भी कोई भी कार्य करता हूँ तो मैं अपने इष्ट देव को जो है उनकी स्तुति अवश्य करता हूँ। तो मैं इस कार्य को करने से पहले भी मैं अपने इष्ट देव को याद करना चाहूँगा। पंच संवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिं दिन ऋत्वयनमासांगम प्रणम्य शीर्षा शुचिः। अब चूंकि हमारे श्रोतागण जो हैं वो सुन भी रहे होंगे, तो इसका अर्थ बेसिकली, चूंकि ज्योतिष शास्त्र जो है कालगणना पर आधारित है और इसमें संवत्सर शब्द आपने सुना होगा। उसको कहते हैं कि सम्यक रूपेण वसंती यस्मिन मास पक्ष दिन ऋत्व आदय है। तो ऐसे जो जिसके अंदर संवत्सर समाहित है, उसके अधिष्ठाता जो प्रजापति ब्रह्मा है, मैं उनको सर झुका करके जो है प्रणाम करता हूँ। और भारतीय संस्कृति भी है सर झुका करके, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो हमारे अंदर ये विनम्रता रहनी चाहिए कि सर झुका करके हम किसी का अभिवादन करें। तो वही मैंने उसका जो है ये किया है कि अपने इष्ट देव को मैं उनकी आराधना की है। बहुत थैंक यू सर, हम आपसे ये ज़रूर लर्न कर लेंगे सो दैट हम भी आगे इस चीज़ को यूज़ कर सकें अपने आगे आने वाले पॉडकास्ट में। ओके सर, तो आपके
आपकी जितनी भी एजुकेशन रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम की और एस्ट्रोलॉजी की, वास्तुशास्त्र की, तो ये सब आपकी लाइफ में आया कैसे? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे पहले? मेरी थोड़ी-सी जो जीवन यात्रा है, शैक्षणिक जीवन यात्रा है, बड़ी रोचक है। मैं मूलतः श्रीगंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी इच्छा थी कि सिविल्स की तैयारी करके मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। लेकिन चूँकि अब तो मैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो कहीं न कहीं स्टार्स आपको जहाँ लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ लेकर ही जाते हैं। जी, जी, जी। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था 12th क्लास तक, मैंने प्री मेडिकल की तैयारी भी की और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे बड़े भाई जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं सिविल्स की तैयारी करूं। फिर मैंने दिल्ली की ओर जो है रुख किया और दिल्ली यहाँ पर जब आया तो चूँकि हमारे यहाँ राजस्थान में यहाँ जैसे ऑनर्स की भी पढ़ाई होती है, जी। हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ बीए प्रोग्राम था, तो मैंने इतिहास, भूगोल और संस्कृत लेकर के बीए प्रोग्राम का कोर्स किया था। और जब यहाँ आकर के मैंने प्रवेश लिया और जैसे हमारे यहाँ होता था, मैं वापस चला गया कि दिसंबर में हम क्लासेस करेंगे, लेकिन तब तक आया तो देखा कि सिलेबस बहुत आगे निकल चुका था। तो अंदर से एक सामान्य विद्यार्थी के मन में रहता है कि वो बाहर से पढ़ने के लिए आया है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि अगर कहीं कुछ सफल नहीं हुए तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था, क्योंकि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा। और जैसे ही मैं आकर के यहाँ पे मैंने अपना प्रथम वर्ष पूर्ण किया, तो ये मतलब इष्ट देव की कृपा कहूँ या क्या कहूँ, मैंने यहाँ पे स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो ये सफ़र मेरा मतलब, तो इससे पता लगता है कि स्टार्स आपको जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले करके जाएंगे जो है। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होती है कि आपने बोला कि स्टार्स पहले से ही लिख दिए गए हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में। तो ये लोगों को पता कैसे चले? जैसे मान लो आज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सक्सेस मंत्रा में हम ज़्यादातर यूथ की स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उन्हें अगर पहले से ही पता चल जाए कि हमारे स्टार्स हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो क्या पता चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? इस पे मैं बताना चाहूँगा, चूँकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, एनईपी जिसको कहते हैं, तो उसमें जो नया पाठ्यक्रम निर्माण हुआ है, तो उसमें हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पाठ्यक्रम निर्माण हुआ है और उसमें हमने कुछ स्किल बेस्ड कोर्स जिनको कहते हैं, तो उसमें प्रैक्टिसेस इन हॉरोस्कोप एक पेपर है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी है। तो अब बच्चे, चूंकि हॉरोस्कोप नाम से आज सभी, पहले एक जो बच्चों के मन में इस तरह का जो है अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन आज जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ हॉरोस्कोप, कुंडली, मेरे स्टार, मेरी राशि क्या है, ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है। राइट, एब्सोल्युटली। जी जी। तो जैसे ही वो पेपर मैंने मतलब इंट्रोड्यूस किया, बच्चे जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो क्योंकि वो स्किल बेस्ड कोर्स है, तो प्रायोगिक बच्चे जितना करेंगे उतना ही उसको जो है उनके लिए ठीक होगा। घर में वो बताते हैं कि हमारी मदर कहती है कि आज तिथि कौन सी है, ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर एक एक चीज़ मैं उनको बताता हूँ कि बच्चे उल्टा मुझे कहते हैं कि सर हमारा प्रेडिक्शन क्या है, बता दीजिए हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा ये सब जो है आप पहले बेसिक पढ़ेंगे, खुद आप अपना फलादेश करेंगे तो तब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह प्रायोगिक कार्य भी मैं उनको उसी तरह का देता हूँ। तो घर में अपना जो है वो डिटेल्स डाटा लेकर के उसका निर्माण करें। और इसमें बहुत ही मतलब मुझे मतलब बच्चों की जो रुचि देखी मैंने, तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि आज का जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, चाहे ज्योतिष शास्त्र है या जैसे आजकल जो IKS जिसको कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, तो इस पर बहुत कार्य हो रहा है। और इसका मूल जो है संस्कृत है, संस्कृत से ही सारी चीज़ें, आज अगर हम मान लो संस्कृत से रसायन शास्त्र को जोड़ना है, संस्कृत से विज्ञान को जोड़ना है, तो कार्य तो हो रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि संस्कृत का आदमी एक तरफ बैठे, विज्ञान का एक तरफ बैठे, और वो दोनों बताएं कि आपका जो विज्ञान बता रहा है वो संस्कृत में इस तरह से बताया है, या वो कुछ, तो दोनों को आपस में सामंजस्य से ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आज के युवा वर्ग के लिए जो है बहुत ही प्रभावी होगा। ये तो आपने करियर की बात की ना, कि NEP के अंदर अब ये वाली स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी आ गए हैं और स्टूडेंट्स अभी एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में पढ़ाई कर सकते हैं। बट मैंने आपसे पूछा, जैसे आपने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया, तो आपने बोला कि मैंने ये करने की कोशिश करी, ये करने की कोशिश करी, बट ये सब मैं नहीं कर पाया, मेरे स्टार्स में ये लिखा था। तो वहाँ से मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर जो स्टूडेंट जैसे 11th-12th में है, ठीक है, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है,
या कोई एक एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज़ है, आज की डेट में अगर उन्हें भी ये चीज़ें पता चल जाएं कि हमारे स्टार्स के हिसाब से हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बिल्कुल। जी, मैं इसी पे आता हूँ। जी अब जैसे बच्चा ज्योतिष पढ़ाता हूँ मैं उनको, जी। तो ज्योतिष में चूंकि कुंडली में अगर आपने पढ़ा होगा तो 12 भाव होते हैं, जी और हर एक भाव जो है किसी न किसी चीज का विचार किया जाता है। जी जैसे प्रथम भाव लग्न कहते हैं, शरीर का विचार किया जाता है, आपकी शरीर की आकृति कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा। तो कैरियर से रिलेटेड जो है दशम भाव होता है, तो दशम भाव से पता चलता है कि जातक किस फील्ड में जाएगा, और उसके लिए जो हमारे ग्रह हैं, हर एक ग्रह से उसका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसको निकालने का, फलादेश करने का एक तरीका है। तो उससे हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी जातक का एक नवमांश कुंडली भी होती है। जैसे राशि की एक चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली हुई, नवमांश कुंडली में राशि के 9 हिस्से कर दिए जाते हैं, और माइन्यूट, जैसे इसको प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल हमारा टेस्ट करते हैं तो वो क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अगर और माइन्यूट करना है तो सिटी स्कैन, MRI करते हैं। तो ये नवमांश कुंडली जो है ठीक उसी तरह से है कि और माइन्यूट डीपली हम जान सकते हैं। शुक्र अग्र है तो व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख का कारक है। सूर्य है, चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा का जल से संबंध है, तो जल से उत्पन्न होने वाली चीजें, जैसे कि वो अगर खेती या सूती कपड़ों का काम करेगा, या आपने कनॉट प्लेस में देखा होगा जो ट्यूलिप इत्यादि जो बहुत महंगे जो फूल आते हैं, तो वो चूंकि जल से उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या है कि वहां पर तो जो लेकर के आता है थोड़ा सस्ते दामों पे लेके आता है, और वही बाहर जब बुके इत्यादि में चला जाता है तो उनका दाम एकदम से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित वो व्यवसाय करेगा। अब बच्चा अगर करियर बनाना चाहता है तो गुरु बृहस्पति अगर अच्छा है तो बृहस्पति तो उसमें एकेडमिक लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकता है। बुध अगर अच्छा है तो एक व्यापारी, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। तो इसके माध्यम से जो है आप अपने करियर को भी जो है डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ बहुत पहले होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ जी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको उसी फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्योंकि हम आज की डेट में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को, वास्तुशास्त्र को सुपरस्टिशन मानते हैं। तो आप उनको सरल भाषा में बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ क्या ये समझा सकते हैं कि ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइंस है? जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र के 5 भाग होते हैं, सिद्धांत, संगीता, होरा, प्रश्न और शकुन शास्त्र। इसमें जो सिद्धांत संगीता भाग है उसका एक भाग है वास्तु शास्त्र, और आजकल आप देखते हैं कि वास्तु के नाम पर, और इसमें चाहे जितना भी कहें, मैंने उसको पढ़ा है एक विद्यार्थी के नाते जो है, और बहुत ही वैज्ञानिकता है उसके अंदर। वैज्ञानिकता इस तरह से है क्योंकि वास्तुशास्त्र का मूल आधार है पंच महाभूत। पंच महाभूत जिसको क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूतों का सामंजस्य बिठाना, उसी का नाम वास्तुशास्त्र है। जैसे हम जहां जिस घर में रह रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, तो उसमें इन महाभूतों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल देता हूं, आकाश तत्व की बात करते हैं। आकाश क्या है कि उसका एक, हर एक पंच महाभूत का एक विशिष्ट गुण होता है। आकाश का क्या है, शब्द है। तो आकाश घर में अगर देखें तो जो हमारा ब्रह्म स्थान है, मध्य भाग घर का है, वो आकाश स्थान को रिप्रेजेंट करता है, और वही आकाश स्थान हमारे शरीर में भी है। जैसे कई बार हम भोजन स्वादिष्ट होता है तो हम इतना खा लेते हैं और ऐसा लगता है कि गले तक भर गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो इस कारण से होता है कि शरीर में एक निर्धारित जो मात्रा है उससे अधिक हो गया, जिसके कारण आकाश तत्व की कमी हुई। तो जिसके कारण क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, हमारा जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है। ठीक इसी तरह से घर का ब्रह्म स्थान अगर बिगड़ेगा तो वो उसको जो है मुखिया को प्रभावित करेगा। ये एक तत्व हुआ। अग्नि तत्व ले लीजिए। अग्नि तत्व जैसे बाहर आज सर्दी का मौसम है तो सभी सूर्य की गर्मी को, उसको तपिश को, उसको लेना चाहते हैं, और गर्मी होती है तब उससे बचना चाहते हैं, एसी चलाते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन वही अग्नि मनुष्य के अंदर अगर हम देखें तो जठरा अग्नि जिसको कहते हैं, अगर आप कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, या बच्चे या मतलब बड़े भी होते हैं, जो अगर हर एक घंटे बाद उनको भूख लग जाती है तो इसका मतलब उनकी जठरा अग्नि काफी तेज है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो भोजन करते हैं और शाम तक भी अगर पूछेंगे तो कहेंगे मुझे भूख ही नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो जठराग्नि है, वो बैलेंस नहीं है, उसका बैलेंस होना जरूरी है। तो वैसे ही जो सूर्य घर में जहाँ पे वास्तु जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ उस सूर्य की ऊर्जा का एक मतलब सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो ये इसकी वैज्ञानिकता को जो है सिद्ध करता है जी। कि ये सब साइंटिफिक है। जब आपने ये पीएचडी नहीं किया था इन हाँ जी। सब्जेक्ट्स में, उससे पहले आपका क्या मानना था? क्या ये साइंस है या क्या ये सिर्फ एक टाइम पास है या सुपरस्टिशन है? आपको तब क्या लगता था? जी, मेरा भी इसमें चूंकि मैंने जब प्रथम बार मैंने बताया था आपको गोल्ड मेडल लिया था, तो उसके बाद हमारे विभागाध्यक्ष मेरे गुरुजी आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र गुरुजी थे। तो उस समय विभागाध्यक्ष होते थे, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी कि किस विषय का चयन करूं। तो उन्होंने मतलब उनसे मैंने चर्चा की, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कई ऑप्शन थे कि मैं वेद पढूं, साहित्य पढूं, व्याकरण पढूं, दर्शन पढूं, और ज्योतिष जो है तो मेरे लिए नया था, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं, और विज्ञान का विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और हमेशा किसी न किसी तरह से उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की बात करता है। तो मेरे मन में आया कि ज्योतिष सुना तो है, लेकिन इसको पढ़ के देखा जाए कितना रुचिकर है। और मतलब ऑनेस्टली जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि वास्तव में कितना मतलब वैज्ञानिक है। और इसका आप देखिए गणित भाग, तो आप इसका एस्पेक्ट देखते हैं, जो पंचांग है, जो गणनाएं होती है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, सारी सटीक आपको जो है वो तिथि और वो मिलती है। प्रेडिक्शन वाला भाग है, वो भी आप मौसम वैज्ञानिक क्या करता है, पूर्वानुमान ही तो करता है। लेकिन अगर उतना मोटिवेशन, इतना प्रमोशन अगर ज्योतिष को मिले, आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में ज्योतिष की पढ़ाई जो है निरंतर रूप से उसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है, तो फलादेश भी उतना ही सटीक होगा। क्योंकि एक बात होती है कि शास्त्र कभी गलत नहीं होता, बात महत्वपूर्ण ये है कि उस शास्त्र को बताने वाला जो विशेषज्ञ है उसको कितना ज्ञान है। तो इसलिए ये बात काफी मायने रखती है। तो आपको पहले कुछ और लगता था, पर जब आपने पढ़ाई करी तो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया। इसका प्रायोगिक उदाहरण है, मैंने जब ये देखा तो मेरे घर में मैंने देखा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहला अपने घर का जो है व्यक्ति हूं जिसने मतलब यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में मुझे यहाँ अध्यापन का अनुभव मिला। और इससे पूर्व में कोई मेरे परिवार में, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, और पहला व्यक्ति हूँ जो इस सरकारी नौकरी पर जो है कार्य कर रहा हूँ। और इसके पीछे भी आपके मतलब कुछ श्रोता ऐसे भी होंगे जिनको मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ मतलब क्या करें, मतलब किस डायरेक्शन में जाएं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा मेरा जो मूल मंत्र रहा, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क, मेहनत जो है, आप जीवन में इन 3 चीजों को अपना लीजिए। क्योंकि आत्मविश्वास का होना जरूरी है। कुछ भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपके मन में पहले से ये हो गया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप बेहिचक ये देखिए कि आपसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। उसके बाद आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय कि मैं इस आत्मविश्वास के साथ इस कार्य को जो है करूंगा। अब उसको पूर्णता ले जाने के लिए क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म करना अधिकार है, फल जो है आपको निश्चित रूप से आपने मेहनत की है उसका फल मिलेगा। मैंने जब मैं बता रहा हूं, जब आया मैंने तैयारी की तो मुझे मेहनत मैंने की, इतना 10-10 15-15 घंटे मेरा पढ़ने का अभ्यास होता था, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। तो मैंने उसके बाद में मैंने कहा रिजल्ट मेरे इष्ट देव हनुमान जी पर छोड़ दिया, मैंने कहा अच्छा होगा। और जब रिजल्ट आया तो मैंने विश्वविद्यालय में जो है टॉप किया, और बाद में संयोग से जो है जब मुझे गोल्ड मेडल मिले, उस समय संस्कृत का एक नंबर था तो मुझे 1 की जगह 2 गोल्ड मेडल मिले। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजों को अपनाकर आज का जो युवा वर्ग है, युवा से मुझे ध्यान आया, तो आज क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, बिल्कुल बहुत अच्छे दिन हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट का मिशन ही ये है कि हम यूथ को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, यूथ को हम कैसे सक्सेस और ग्रोथ का रास्ता दिखा सकते हैं। तो बहुत अच्छे दिन ये पॉडकास्ट हो रहा है कि आज आपने बोला जैसे यूथ डे भी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बात बहुत अच्छी आपने बोली कि हार्डवर्क और डेडिकेशन, और आपने बोला कि कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए उसको प्राप्त करने के लिए जो है परिश्रम करते रहिए जो है।
तो निश्चित रूप से युवा वर्ग जो है उसको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए अपना कि मुझे किस फील्ड में जाना है। उसके बाद ये मत सोचे कि मुझे उसमें सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, असफलता के लिए सोचो ही मत, आपको मिलेगी सफलता। इस तरह से आपको कार्य करना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिर उसके लिए आपको सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सफलता आपके पीछे चल करके आएगी। तो मैं अपना मतलब प्रायोगिक मैं आपके सामने बैठा हूँ, यानी कि 3 इडियट्स में ये डायलॉग बहुत बाद में आया, आप पहले से इसको करते आ रहे हो। बिल्कुल कि आप मेहनत कीजिए, सफलता तो झक मार के आपके पास आएगी। नहीं, हकीकत मैं इसमें जब पढ़ता था तो मतलब मैंने अपने नोट्स बनाए थे और उसमें लिखा था मैंने नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया ना, मैंने वापस पलट करके उसको देखा कि मैंने मतलब लिखा ये बात जो है, तो मेरा और मतलब दुगना आत्मविश्वास हो गया कि अगर आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है तो कभी वो निष्फल नहीं होती। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, युवा और वायु पंच महाभूतों से भी जुड़ा है, तो वायु जो है वही युवा बनाती है। तो इसलिए आप जरूरी है कि युवा वर्ग जो है अपने अंदर आत्मविश्वास रखे, दृढ़ निश्चय करे, मेहनत करे, तो निश्चित रूप से उसको जो है सफलता मिलेगी। आज के यूथ को ना मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी में हैं कि इतनी सी मेहनत करें फटाफट हमें रिजल्ट मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि उनको पेशेंस का कोई मंत्र आप देना चाहते हैं? हाँ जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए आज तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है जी, और सोशल मीडिया का हमें सदुपयोग करना चाहिए जी, किस तरह से सोशल मीडिया पे जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्राचीन शास्त्र में जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती थी वो वैद्य के पास जाता था, तो जो वैद्य होता था उसको ज्योतिष आयुर्वेद इन तीनों का ज्ञाता होता था। तो वो न केवल औषधि देता था बल्कि यह भी देखता था कि जो व्यक्ति को कोई समस्या है, अब वो ये भी हो सकता है कि उसको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो या कोई भी बीमारी हो, तो वो उसकी भी औषधि देता था और साथ में उसको योग जो है, अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जो है, इनकी भी उतनी ही महत्ता थी। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है अपने जीवन में, क्योंकि एक कहावत आती है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास मतलब अथाह संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो व्यर्थ है, क्योंकि आप जो है अपने शरीर को समय देना चाहिए, आप तभी उस सुख को भोग पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में योग है कि आप जो है शुक्र अच्छा है, भौतिक सुख भोग पाएंगे, लेकिन आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता, कर्मवादी बनाता है, तो कर्म करना पड़ेगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे आपको जो है इस तरह से कार्य करना है कि आप उस भौतिक सुख को जो है उसका लाभ ले सकें। तो उनको ये है कि प्रतिदिन आप अपने जीवन में शुरुआत करिए, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा प्रतिदिन करें, आप परिवर्तन करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा 10-15 मिनट आधे घंटे से शुरुआत करिए। और नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ नहीं होगा इससे, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप 1 महीना करके देखिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिएगा, लेकिन आप करके देखेंगे 1 महीने बाद आपको खुद से लगेगा कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। तो ये करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चे रिजल्ट में बहुत जल्दी उनको चाहिए रिजल्ट, है ना, तो पेशेंस कैसे आए उनके अंदर? एक तो आपने बताया कि योग से थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा स्वास्थ्य पे अपना ध्यान दें, उसके अलावा एक होता है ना कि उनको ये, जैसे आपने बोला कि दृढ़ निश्चय भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, तो वो ये सब कर रहे हैं, बट उनको चाहिए कि बस अब 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब हमें रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो वो उसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में या आप वास्तुशास्त्र में कोई एक टिप्स दे सकते हैं जिससे कि उनके अंदर थोड़ी पेशेंस आए चीज़ों के लिए? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, दशाओं की महत्ता है, वास्तुशास्त्र में दिशाओं की महत्ता है, और सबसे बात महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ बैठते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि जैसी संगति होती है व्यक्ति को उसी के अनुसार होता है। तो आप कहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, उसका भी एक बड़ी महत्ता है। अगर किसी को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ, शनि का स्थान है और शनि न्याय के देवता है, तो आप उस डायरेक्शन में बैठकर पढ़िए। या आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, ईशान कोण जिसको कहा जाता है, बहुत ही पवित्र स्थान है, आप वहां बैठिए, पढ़ते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ रहे। और ज्यादा आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो चूंकि मन का संबंध क्या है, चंद्रमा,
तो आप एक पानी की बोतल जो है आप टेबल पर रख करके जो है एक तरह से उसको स्थिरता प्रदान करेंगे। ये तो तात्कालिक है, लेकिन स्थायी रूप से मैं कहूंगा आज की जनरेशन को, क्योंकि मन जो है चंद्रमा और उसका साक्षात संबंध हमारी माता से है, सूर्य उसका साक्षात संबंध हमारे पिता से है। तो इसलिए आज की जनरेशन को आवश्यकता ये है कि वो प्रतिदिन, चाहे आपका चंद्रमा अच्छा है बुरा है, सूर्य अच्छा है बुरा है, कोई भी कार्य करने जाए माता और पिता का आशीर्वाद लेकर के अवश्य जाए, तो आपको उसका जो है अद्भुत परिणाम मिलेगा। गुरु अगर ठीक करना है, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। अगर आपको गुरु नहीं मिला तो आपका जीवन निरर्थक है। तो गुरु आपका गुरु अगर आपको मिल गया तो आपका ऑटोमेटिकली कुंडली का गुरु अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रहों के माध्यम से जो है हम इनको भी ठीक कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर रहे हैं, साथ में आप वास्तु के लिए भी बोल रहे हैं कि टेबल की डायरेक्शन ऐसी हो, पश्चिम की तरफ हो। पश्चिम में साउथ, वेस्ट ओके। तो टेबल की डायरेक्शन वेस्ट हो और पानी की बोतल रख दें, और अगर या फिर एक और डायरेक्शन आपने बताई कि वहाँ पे अगर हम टेबल को किसी तरह उसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दें तो कंसंट्रेशन बढ़ती है। साथ में आप बोल रहे हैं कि स्टार्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप चीज़ें कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र क्या ये एक ही चीज़ है, या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन का भी कोई स्टडीज है? जी, जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र का एक भाग, संहिता भाग वास्तुशास्त्र है। तो उसी के अंदर ही इसका परिगणन होता है, तो उसका प्रभाव भी हमें उसी रूप में दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया कि मुख्य 4 दिशाएं होती है, जिसको उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट जो है। ठीक उसी प्रकार उनके जो कॉर्नर हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया, साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया, साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया, उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। तो इस तरह से 8 दिशाएं होती है, और एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये 10 दिशाएं हो जाती है। तो अब इन दिशाओं 10 दिशाएं जो है, इसमें हर एक दिशा का कोई ना कोई ग्रह जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने अगर कहा कि कुंडली में आपका बुध ठीक नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे व्यक्ति जो है, एक तो बुध अगर कमजोर है तो उसको वाक्चातुर्य इतना अच्छा नहीं होगा। इसको इंग्लिश में आप बताएंगे हमारी ऑडियंस के लिए? उसको एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उसको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। और दूसरा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? हम व्यक्ति के घर को भी देख सकते हैं। बुध रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में उसके समस्या मिलेगी। या अगर हम देखें जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन जो है, वहां पे जो सन, सूर्य, अगर आपकी बॉस से ठीक नहीं बन रही है, पिता से ठीक नहीं बन रही है, तो इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य आपका ठीक नहीं है। तो आपका ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है कोई ना कोई आपके घर में कोई ना कोई समस्या होगी। तो इस तरह से इन ग्रहों का साक्षात संबंध है वास्तुशास्त्र से जी। कि अगर वो, और इनके उपाय भी होंगे, जैसे मान लीजिए किसी के अपने फादर से नहीं बन रही, या किसी के आपने बोला अपने बॉस से नहीं बन रही, तो सूर्य को देखते हैं आप, और उनकी डायरेक्शन भी देखते हैं, जो उनके घर में जो चीज़ें होंगी। तो फिर उसके बाद आप उनको कोई ना कोई रेमेडीज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि वो ये सब ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे सूर्य है तो सूर्य के लिए आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य ठीक करना है आपका। गुरु है तो गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या गुरु का साक्षात संबंध। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट इसमें और बताना चाहूँगा, आपने ग्रामीण परिवेश से अगर कोई संबंध रखता है तो आपने देखा होगा गाँव में क्या कॉन्सेप्ट होता था, घर में आंगन होता था। आंगन जिसमें, और आंगन में और कुछ नहीं होता था, वहां पे तुलसी का पौधा रखा जाता था। अब उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को नहीं पता वास्तु क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है, परंपरा कि आंगन में हमें तुलसी का पौधा रखना है। इसका संबंध वैज्ञानिक रूप से किस तरह से देखें, बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा होता है 9 मास तक, तो वो किससे पोषण प्राप्त करता है? माता के गर्भ में प्लेसेंटा के माध्यम से। तो वो जो है, जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और नाभि में किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु यानी कि गुरु के ही प्रतीक है। तुलसी वो विष्णु प्रिया कही जाती है, और आयुर्वेद से भी इसको मैं जोड़ूंगा, या न्यूरोथेरेपिस्ट अगर आप देखें तो आप देखते हैं ना कि कई बार हमारी नाभि खिसक जाती है, तो उसके कारण से पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब नाभि हमारे जो शरीर है उसका केंद्र है, उसको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए घर के मध्य भाग में आकाश, जो ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर हमें निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि हम कोई ना कोई वहां पर तुलसी के माध्यम से ये कर दिया कि ये जो है हमारे घर का पवित्र स्थान है।
हाँ, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ जी। तो ये सारी पुरानी बातों का कोई ना कोई आपस में जो भी कॉम्बिनेशन है वो आज की डेट में बस उसको साइंटिफिक हम प्रूव करते जा रहे हैं। हाँ जी, साइंटिफिकली बिल्कुल। जैसे सोने की डायरेक्शन की बात करूं, कहते हैं दक्षिण पूर्व में जो है सर रख करके सोना चाहिए। अब इसमें आपने फिजिक्स का रूल है ये, आपने देखा होगा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेट जो होती है उसका नॉर्थ और साउथ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सर है ये नॉर्थ उसकी तरह कार्य करता है, नॉर्थ पोल की तरह, और पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ की तरह कार्य करता है। तो अगर हम दक्षिण की तरफ सर रखेंगे, दक्षिण की तरफ सर रखने का मतलब हो गया कि वहां चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है कार्य करेगा, और जो मैग्नेटिक रेज है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। तो इसका मतलब वहां जब सर होगा तो मैग्नेटिक रेज की डायरेक्शन और हमारी जो अंदर जो मूवमेंट होगा वो सेम होगा, वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके विपरीत अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएंगे तो वो एक दूसरे को काटेंगे, तो जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है उसमें हमें मतलब प्रॉब्लम होगी, और रक्त संचार जब ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमें नींद अच्छी नहीं आई होगी। तो इसलिए आप इसको व्यवहारिक रूप से कर भी सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को नींद की समस्या है तो वो अगर दक्षिण या पूर्व दिशा में शयन करे तो निश्चित रूप से इसमें उसको लाभ मिलेगा। सर एक बात बताइए, कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुल है, बहुत फिल्दी रिच है ना, बहुत पैसा है, कारोबार है, सब है, और सेम स्टार्स में, सेम प्लेस पे, सेम टाइम पे, जब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था एक इंसान का दूसरे इंसान से, क्योंकि करोड़ों लोग हैं दुनिया में, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस समय में उस प्लेस पे इवन सेम नाम के लोगों का जन्म होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान की लाइफ ऐसे बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा इंसान बिल्कुल ही हमेशा स्ट्रगल करता रहता है और वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाता? तो ये स्टार्स हैं अगर, और ये साइंस है, तो वो दो लोगों की सेम क्यों नहीं होती कुंडली, या उनका जो भी उनकी लाइफ है वो सेम क्यों नहीं होती है? जी, इसमें एक तो मैंने आपको जो नवमांश कुंडली बताई थी उसमें कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आएगा। एक लग्न कुंडली होती है, एक नवमांश कुंडली होती है। दूसरा हमारा जो दर्शन का एस्पेक्ट देखें, फिलोसफी का, उसमें तीन चीजें होती है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, कर्म जो है, कर्मा थ्योरी जिसको कहते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन में आपने देखा होगा कि जीवन में बड़ा भला व्यक्ति है और अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, और एक देखा कि हमने बिल्कुल सारे गलत काम कर रहा है और वो मतलब अच्छा भोग कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है ना कि इस जीवन में अच्छे कर्म करिए, यानी कि आप जो इकट्ठा कर रहे हो आप, ताकि अगले, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है उसमें पुनर्जन्म की अवधारणा जो है उसको माना जाता है, ताकि आप अगला जन्म लेंगे तो अच्छे कर्मों को संचित करके उसका जब भोग करना होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके जो कर्म सिद्धांत है, प्रारब्ध कुछ ऐसे हैं जिसके कारण से आज वो एक व्यक्ति जो है वो कष्ट पा रहा है और वही व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो कर्मा थ्योरी इसके अंदर हमारी जो भारतीय संस्कृति की है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कि अब एस्ट्रोलॉजी पे थे हम, और अभी हम स्टार्स की बात कर रहे थे, अब इसमें फिलॉसफी का भी एक एंगल आया कि ये पुराने जन्मों का भी कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्यभार होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जन्म को नहीं मानते हैं सर, बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती हूँ, जो कहते हैं कि पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता, जो है यही जन्म है। तो ये साबित हो चुका है कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है? ये तो देखिए आप, शरीर जैसे आत्मा होती है कि आत्मा क्या होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था वास्तुशास्त्र तीन एस्पेक्ट बताता है। एक आज का जो आर्किटेक्चर है वो क्या, आर्किटेक्ट जो है वो क्या कहता है कि आपको घर को हम इस तरह से डिजाइन कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसमें रहने वाला सुख मिलेगा या नहीं। तो हमारा जो वास्तुशास्त्र जो है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, वो इसकी भी गारंटी देता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मानसिक दृष्टिकोण भी है। मानसिक से तात्पर्य क्या है कि मन जो है उसमें सुख का स्थान है, और सुख का विचार जो है मन से संबंध, कुंडली का चौथा भाव जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात करें अगर हम आध्यात्मिक जो है उसमें जो अंश और अंशी, अंश का मतलब है कि मनुष्य जो है, अंशी क्या है, ईश्वर, और उसका अंश कौन है, आत्मा। तो कहीं ना कहीं इस कर्म बंधन के कारण वो शरीर जो है बाद में जो है धारण करता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके जो है दूसरे शरीर को धारण करती है। क्यों? क्योंकि उसका कर्म बंधन ऐसा है कि वो ईश्वर और आत्मा का मिलन नहीं हो पाता। तो इसीलिए वो शरीर जो है ना, वो इस ईश्वर का जो है, उसका आत्मा का वास्तु है। वास्तु वही है जो निवास करे जहां पे।
तो इसके कारण ये है कि वो उसमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है, कर्म बंधन जो आता है वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट करता है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है ये प्रूव्ड है हमारी भारतीय संस्कृति। इसीलिए तो देखिए ना, आज जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें सर्वोत्तम स्थान भारत का जो है अग्रणी रहा है हमेशा से, ये है। तो आप मुझे बताओ, अगर वास्तु का इतना ही रोल है और ये साइंटिफिक है, तो मेरे मन में दो चीज़ें आ रही हैं। एक ये कि कुछ लोग पूरा वास्तु का ध्यान रखने के बाद अपनी शॉप्स क्रिएट करते हैं, अपने ऑफिसेस बनाते हैं, और कुछ ऐसी शॉप्स है जैसे अल्कोहल शॉप है, या मान लो किसी की कोई भी शॉप है जो कहीं भी है बट वो बहुत फैल गई, या अल्कोहल शॉप्स के लिए हम सब हंसी मजाक करते हैं कि इनको कौन से वास्तु की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपना ऑफिस बनाएंगे, अपनी शॉप्स बनाएंगे, सब बनाएंगे, तब भी उनको वो फल नहीं मिलता जो एक नॉर्मल कभी वास्तु का ध्यान भी किसी ने नहीं दिया बट उसको वो फल मिल रहा है। तो ये कैसे होता है? ये इसीलिए मैंने आपको उसमें बताया था कि ज्योतिष का जो दशम घर है आजीविका को बताता है। अब एक व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि वो किस फील्ड में जाएगा, लेकिन जैसे कि अल्कोहल की फैक्ट्री, शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र से उसका विचार होगा, तो अगर उसकी कुंडली में उस आजीविका का कारक शुक्र ग्रह है तो उसका वो प्रभावी होगा। अब एक व्यक्ति जिसकी आजीविका का आधार शुक्र है ही नहीं, हो सकता है उसका मंगल हो। मंगल से तात्पर्य यह होगा कि वो ईंट का भट्टा लगाए, या इन जनरल आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसी रेस्टोरेंट को ओपन करे। और रेस्टोरेंट भी, क्योंकि मंगल क्या है, अग्नि से संबंध है, तो रेस्टोरेंट के अंदर भोजन बनना चाहिए, किचन होनी चाहिए उसके अंदर। तो अगर किसी व्यक्ति की आजीविका मंगल से है तो वो शुक्र वाला कैसे काम करेगा? ये कारण है उसमें। तो इसका मतलब वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का पूरा रोल है हर चीज में। दोनों के दोनों हमेशा जब एक साथ जुड़ेंगी, उनकी स्टडीज होंगी, तभी एक इंसान को कोई काम देखना चाहिए या करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो जिनका बाय चांस हो रहा है, उनका बाय चांस उनके स्टार्स ऐसे थे और उनका वास्तु ऐसा था कि वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया और वो फल फूल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं, अब ये कब होगा? जब इन सब चीजों का जो है प्रचार होगा, आज का युवा वर्ग जो है उसको पढ़ेगा, अब खुद पढ़ करके आसपास सोसाइटी में, परिवार में इन सब की चर्चाएं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है समाज में एक परिवर्तन आएगा। तो आपने बोला कि आज का जो युवा वर्ग है, यूथ है, वो ये पढ़ाई करे तो उसको काफ़ी कुछ नॉलेज होगी, है ना, अवेयरनेस आएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने तो पीएचडी करी है एस्ट्रोलॉजी में, अब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बीए के स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के? हाँ, बीए पास करने के बाद में पीजी और पीएचडी करने हमारे पास आते हैं। तो पीजी कर रहे हैं मान लो, अब उनका वो क्या है, उनका करियर क्या है? मतलब वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, वास्तुशास्त्र पढ़ के वो क्या कर सकते हैं? कौन कौन से करियर्स उनके लिए ओपन है अभी? संस्कृत में तो जैसे कि बहुत सारे हैं, टीचिंग का तो एक एस्पेक्ट है ही, इसके अलावा सिविल्स में भी वो जा सकता है, और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन जो है उस फील्ड में भी जा सकता है, और मिलिट्री के अंदर धर्म शिक्षक की एक नियुक्ति होती है, उसमें भी जा सकता है। ये तो संस्कृत की बात हो गई। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र की मैं बात करूं, एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम देखें, क्योंकि आजकल आप देखिए कि जितने भी बिल्डर्स हैं आपको हमेशा कहेंगे जी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाया है हमने फ्लैट जो है। अब ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैं बताऊंगा, जब मैंने पीएचडी जस्ट सबमिट ही की थी, तो मैं जब पढ़ाता था तो वहाँ पे मेरे पास ऑफर आया था किसी गुड़गांव से, किसी मतलब जो है कि आप हमारे साथ एसोसिएट होइए और मैं मतलब वो करूँगा, आप मुझे वास्तु का जो भी एस्पेक्ट है वो बताइएगा। तो उस समय मुझे ऑफर आया था, लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट केवल एकेडमिक जो है इस रिसर्च और इसमें काम करने का था, टीचिंग में ज़्यादा था। तो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे कई स्टूडेंट जो हैं उसमें न्यूज़ चैनल्स में भी आते हैं, अपना जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोसेज ऐप के माध्यम से जो है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं इसमें, फ्रीलांसिंग। हाँ जी, और अपना भी काम कर रहे हैं। और आपने बोला रियल एस्टेट में भी इसका बहुत वैल्यू है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तुशास्त्र, रियल एस्टेट अभी फिलहाल वास्तु के हिसाब से फ्लैट्स बना रहे हैं। हाँ जी। एक बात बताइए सर, वास्तु के हिसाब से फ्लैट बने, ठीक है, अब मान लीजिए सब कुछ बिल्कुल ठीक बना, लेकिन किसी घर में शांति है, किसी घर में नहीं है, पीस नहीं है, बाकी झगड़े हो रहे हैं, और कोई घर में उस वास्तु का बड़े अच्छे से प्रभाव है, तो सेम घर की दिशा वास्तु के हिसाब से बनी, बट हर घर में अलग अलग चिंताएं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर से वही एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स के बारे में आप बात करेंगे? हाँ, वही जैसा मैंने उसमें बताया था। और दूसरा इसमें एक जो आपने करियर की बात की, इसमें एक कर्म कांड और होता है।
जिसमें कोई भी जैसे उपाय करना है तो उसमें किस के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है, तो वो इसमें पर्टिकुलर अगर कोर्स करते हैं। अब जहाँ शांति इत्यादि की बात है तो वो किस ग्रह की अगर हमें शांति करनी है, उपाय करना है, अगर किसी विद्यार्थी को ये ज्ञान है तो वो उसमें अच्छा खासा मतलब जो है मतलब बहुत सारे आजकल इस तरह से मैं देखता हूँ जिसको ज्ञान नहीं है वो अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसकी भी बड़ी भूमिका है। कोई भी हम काम करते हैं तो कितनी शुद्धता के साथ उन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है उतना ही फलीभूत होता है। तो इस एस्पेक्ट के साथ भी जो है वो हमारे जो युवा वर्ग है अगर वो इस दिशा में कार्य करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जहां आपने फ्लैट्स और उसकी बात की तो जैसा मैंने एस्ट्रोलॉजिकल जो उसमें बताया तो वो भी उसमें वेरी करता है। सर बड़ी सारी साइंस है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, तो ऐसे हम बोलते हैं हैंड रीडिंग, ठीक है, पामिस्ट्री जिसको बोलते हैं, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, टैरो, है ना, ये सब भी है। तो इसमें से कौन सी चीज़ को आप बिल्कुल नहीं मानते और कौन सी चीज़ साइंस है? साइंस मैं देखता हूं क्योंकि मैं तो प्राचीन शास्त्रों की बात करूंगा जी जैसे कि अगर आप इसमें देखें जैसे हस्तरेखा विज्ञान है, जी। शरीर को मुख को देख करके प्रिडिक्शन करना, ये सारा जो है ज्योतिष शास्त्र में एक जगह है। सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है इसको। अच्छा सामुद्रिक शास्त्र मतलब समुद्र ऋषि के द्वारा उसको बनाया गया, इसलिए उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। अच्छा और ये तो हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा मिलती भी है। अच्छा जैसे कि अगर आप देखें कि जो हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट जो होते थे तो उसमें आप देखोगे कि उसके हाथ में पद्म रेखा एक है, पैर के अंदर जो है पद्म रेखा ऐसी होती है जो बिल्कुल पैर के मध्य से एड़ी से निकलते हुए जो है पंजों की तरफ जाती है। तो वो जिस व्यक्ति के जातक में होंगी, या अगर हमारे जितने भी मतलब प्रतापी राजा हुए हैं, अगर आप सीधे खड़े होंगे, अगर आप हाथ जो है घुटने को स्पर्श कर पाए, सामान्य व्यक्ति है उसका स्पर्श नहीं होगा, हमारा भी स्पर्श नहीं होगा, तो वो भी एक सामुद्रिक लक्षण है। वो ये बताता है कि इन विशेषताओं से अगर कोई जातक उत्पन्न होता है, जातक का मतलब है जिसने जन्म लिया है, जो वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन जो है, तो वो उसके अंदर जो है ये घटित होगा। तो इस डायरेक्शन में मैं मानता हूं वो समग्र हो गया। तो चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान हो, शरीर लक्षण जिसमें हम उसकी एक्टिविटीज को देख करके बताएं, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, पामिस्ट्री, हाँ जी, टैरो भी। टैरो के विषय में क्योंकि मैंने इसको इतना पढ़ा नहीं है तो, लेकिन ये हमारे प्राचीन शास्त्रों पे मैं काम करता हूं तो ये सारी सटीक होती है चीजें। जैसे कि इसमें एक बताऊं कि जैसे सामुद्रिक में अगर किसी व्यक्ति का जातक का नाक अगर तोते की तरह हो तो वो राजा होता है। तो इसमें प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, तो उनका तो इस तरह से मतलब असंख्य उदाहरण है, एक बता रहा हूँ ये उसकी 3-4 और बता दीजिए। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऑडियंस है जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो कोई अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की अगर किसी की लाइफ में ऐसा है तो वो लाइफ में इस वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेगा। सब्जेक्ट मतलब एस्पेक्ट या कह लीजिए करियर में ग्रोथ के लिए कुछ बहुत अच्छा। उसमें जैसे अगर हम कुंडली देखेंगे, मान लीजिए कुंडली अगर जैसे किसी का गुरु अच्छा है, अब उसके लिए एक शब्दों का प्रयोग होता है कि उच्च का गुरु, या गुरु अगर केंद्र में बैठा है तो बाकी दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा जातक जो है एक तरह से राजयोग बोलते हैं। और मैं अगर डीप में जाऊं तो एक होता है केंद्र त्रिकोण जो है, तो वो हमारे युवा अगर पढ़ेंगे आगे तो वो इसमें विस्तार से कर पाएंगे, उसको बोलते हैं राजयोग जो है। केंद्र जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में एक संज्ञा होती है केंद्र। केंद्र का मतलब है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर। एक होता है पंचम और नवम। तो अगर कोई राशि जो है एक राशि 5वें या 9वें में आ जाए और एक राशि केंद्र में आ जाए और उसका स्वामी अगर वहीं बैठा हो, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा राजयोग होता है। तो जैसे जब हम लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें केस स्टडीज होती हैं। हाँ जी। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में कोई केस स्टडीज भी होती हैं जिनको पढ़ के आपको समझ में आता है? जैसे हमने राजयोग की बात की, तो क्या हम बड़े बड़े जो हमारे मे बी अंबानी को ले लें या अदानी को ले लें, या हम ऐसे ऐसे जो भी हम नाम हैं हमारे सामने जो बहुत बड़े हैं, तो उनकी लाइफ में क्या ऐसा राजयोग टाइप होता होगा? कोई केस स्टडीज होती है एस्ट्रोलॉजी में? तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी? मेरे कई सारे विद्यार्थियों ने जो है इस पर जो है जैसे रोग विचार ले लें। रोग जो है मतलब ज्योतिष में किन ग्रहों के कारण से किस रोग की उत्पत्ति होगी, कैंसर को लेकर के, हृदय रोग को लेकर के, इस पर कई सारे शोध कार्य हो चुके हैं। वास्तु पे जो है कई सारे कार्य हुए हैं। जैसे मेरे एक विद्यार्थी ने नेपाल में जो भूकंप आया था उस पर कार्य किया था, तो उस पर हमने देखा
कि जो वास्तु सम्मत बना हुआ था कि अमुक मंदिर का जो है पर्टिकुलर ये पोर्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जो भाग ईशान कोण में और जो बना हुआ था वहां उसको नुकसान नहीं हुआ, और जो नहीं बना हुआ था वहां जो है उसमें ज्यादा उसमें हानि हुई। तो इस तरह से मतलब असंख्य उदाहरण है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्योतिष में कई शोध कार्य हो चुके हैं, तो उसमें आपको असंख्य उदाहरण मिलेंगे। और इसी तरह से दिल्ली में ही लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहां पर तो और डीपली, क्योंकि पर्टिकुलर जो गुरुकुल पद्धति से पढ़ करके आते हैं, हमारे यहाँ मॉडर्न पद्धति से होती है, तो वहां तो और डीप से उसमें पढ़ाई की जाती है, तो वहां पर आपको असंख्य इस तरह के जो है केस स्टडीज मिलेंगी। और अब मुझे लगता है जल्दी, चूंकि नया पाठ्यक्रम निर्माण हुआ है, तो देश के अनेक विश्वविद्यालयों में ये ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन किया जाएगा, तो भविष्य में और भी इसमें चीजें सामने ये सारे बच्चे अगर ये सब पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे, तो इतनी सारी करियर ऑप्शंस हैं। लाइक उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी, उनका करियर कैसे बनेगा। सब लोग तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, या सब लोग तो अपना कोई काम इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉब्स भी करेंगे कुछ लोग। तो क्या इतनी जॉब्स हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? आगे जब जाएंगे तो करियर वाइज इतनी ऑप्शंस हैं उनके पास। हाँ जी, करियर वाइज बहुत है। जैसे मैंने एक आपको कहा, टीचिंग लाइन तो है ही, इसके साथ कर्मकांड, जैसे अभी मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने नीदरलैंड्स में गया था। तो वहाँ मेरी भांजी रहती है, तो वहाँ हमने देखा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आस्तिक है, जिसकी आस्था है, नए घर में प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश होता है। तो गृह प्रवेश के लिए विधि विधान से कौन करवा पाएगा? जिसने इसका अच्छे से अध्ययन अध्यापन किया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर जो मतलब उसके लिए दक्षिणा कहें या उसको जो उसका चार्ज किया जाता है, वहाँ लगभग जो है 4 से 5 गुना वहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो न केवल भारत में बल्कि भारत से इतर भी इसका इतना ही प्रचार है। मेरे कई सीनियर्स भी बाहर गए हुए हैं, न्यूजीलैंड वगैरह। मुझे तो लगता है कि बाहर की कंट्रीज में ये सब नहीं मानते। नहीं, और इसमें तो ईरान में आप देखिए, चाइनीज जो ये वास्तु है, वहां आपको असंख्य उदाहरण मिलेंगे इसको। क्योंकि कई बार क्या है कि इसकी कोई इस तरह से मतलब उजागर ही नहीं किया गया इस तथ्य को। अब धीरे धीरे जो है इस तरह से मतलब कार्य हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। क्योंकि अब जैसे हम लोग हमेशा इंडिया में बोलते हैं कि 2 लोगों की अगर शादी होनी है तो उनकी कुंडली मिलाई जाती है, और फिर यही एग्जाम्पल आता है कि बाहर के देशों में तो नहीं मिलाते, उनकी भी तो शादियां होती हैं। तो मुझे तो हमेशा से ये लगता था, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हिंदू रिलीजन में ही खाली ये कुंडली को मिलाना और करना, बाकी अगर आप देखें और रिलीजन्स में देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका आप कैसे कह सकते हैं कि बाकी रिलीजन्स में या बाकी कंट्रीज में भी अब इसको मानने लग गए हैं? कहीं ना कहीं देखिए, जो वैवाहिक जो मैरिज सिस्टम है वो भारत उसके लिए जो है जाना जाता है। आज भी आप देखिए कितने जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ की कल्चर को लेकर के रिसेंटली आप देखेंगे उदयपुर में या कहीं ना कहीं मतलब डेस्टिनी वो करके यहाँ पे उस कल्चर में शादी करना चाहते हैं। आज धीरे धीरे इसी वजह से वहाँ देखिए कि डाइवोर्स या सेपरेशन के केसेस कितने हैं बाहर अगर आप जाएंगे, कंपेयर टू अगर हम इंडिया अगर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी पद्धति है जो हम विवाह के समय जो संस्कार किए जाते हैं, जो 16 संस्कार जो है उनका भी बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। चाहे आप, मैं जैसे एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ जो विवाह के समय जो चूड़ियां पहनी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेबी को कंसीव करने में यहाँ उसका मतलब वो उसको क्या कहते हैं कि मतलब उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी। हर एक संस्कार की उसके अंदर जो वैज्ञानिकता है, इसमें मतलब डीपली अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं डिटेल से न जाकर के मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं इन सिस्टम को करने में। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा सिस्टम है जिसने हमें जो है हमारी संस्कृति को बना के रखा है, और उसका परिणाम भी है। बाहर के अगर आप केस स्टडी अगर करें तो बाहर और यहाँ देखिए कि वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं हमारी संस्कृति को लेकर के। ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास में कोई सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं या कोई फॉरेनर स्टूडेंट भी है? फॉरेनर स्टूडेंट्स भी हैं, इंडोनेशिया के हैं 2 बच्चे, और अभी श्रीलंका से रिसेंटली एक बच्चा पीएचडी करके गया है। और जो बुद्धिस्ट जो मोंक्स हैं वो बहुत आते हैं, और हमारे यहाँ जैसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं तो वो उसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि कारण ये है कि आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए,
बौद्ध अध्ययन कीजिए, बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़िए, तो कहीं ना कहीं उसका जो रूट्स हैं वो संस्कृत टेक्स्ट हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। तो इसलिए वो हमारे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लोग जो हैं वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और संस्कृत भाषा, ज्योतिष से थोड़ा सा मैं अगर संस्कृत के विषय में आऊँ तो संस्कृत भाषा की महत्ता है। आगे आप आने वाले टाइम में देखिए कि नासा ने भी माना है कि जो कंप्यूटर के लिए सबसे सुटेबल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। बिल्कुल। तो ये इसमें जो है, जैसे हम कहें कि अहम विद्यालयम गच्छामि या आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन एम आई गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं विद्यालयम अहम गच्छामि, गच्छामि अहम विद्यालयम, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो ये इसकी महत्ता। कि ये जो हिंदी लैंग्वेज है और जो संस्कृत लैंग्वेज है बहुत साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। हाँ जी। मतलब उसका अगर हर चीज अगर हम मीनिंग्स देखते हैं तो बहुत अच्छे मीनिंग्स निकल के आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और ही होगा, बट हिंदी में जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसका मीनिंग एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट जो है ये तो है, ये साइंटिफिक है। तो संस्कृत की ही विधाएं हैं, क्योंकि ज्योतिष क्या है कि वेदांग है, 6 वेदांग है, वेद, वेदों के बाद में वेदांग बने, तो उसमें उसकी महत्ता है इस वजह से। हाँ जी। सर एक बात बताओ, लोग शनि से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं कि शनि के बारे में जितने भी लोगों से आप बात करें, जितने भी लोगों से हम मिले या कभी भी ऐसा कोई बात हो रही होती है तो बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि शनि अभी 7.5 है, या शनि के बारे में हमेशा लोग थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं। तो आप लोगों को, जितनी भी ऑडियंस है, अपनी साइंस के हिसाब से उनको कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जिससे कि वो डरना बंद करे शनि से? शनि के बारे में पहले तो ये है कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो ग्रह जो है उसकी कुंडली में किस जगह, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। शनि तो बल्कि न्याय के देवता है। आप अगर किसको भी अगर पता है कि उसके जीवन में 7.5 आई है तो वो ये नोटिस करेगा कि जब 7.5 का जो फेज था उसको एक तरह से तपाया है, उसको सिखाई है बहुत सारी चीजें, कौन अपना है कौन पराया है, उसको ये एहसास होगा उसमें। बस बशर्ते यह व्यक्ति को ये देखना है जब 7.5 चल रही हो, चूंकि शनि न्याय के देवता है तो इसलिए किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको दुगना मतलब जो है फल देंगे उसको। जो एक धारणा है कि शनि जो है बुरा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप नियम पूर्वक अपना कार्य करिए, वो शनि जो है उसको देंगे। और जब कोई चीज तपाया जाता है तब करके आप निकलेंगे, संघर्ष मतलब मेहनत खूब होगी, ये बात मैं मानता हूँ। उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को लगेगा भी कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मेहनत आप 7.5 सालों में कर लेंगे उसके बाद जब निकलेंगे तो आप अलग उसमें आप अपना जो है ना पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व देखेंगे। तो इस कारण से मैं तो मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ जो है। मतलब कोई फियरफुल वाला फैक्टर किसी से बिल्कुल फियरफुल वाला फैक्टर है ही नहीं। तो इसमें आपको बिल्कुल आत्मविश्वास, मैं फिर वही आत्मविश्वास। लेकिन जब शनि चल रहा होता है या नहीं वो लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन कहा यह जाता है कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरी कोई भी काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, या मेरी हेल्थ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मेरे घर में बहुत सारी इश्यूज हैं, या मनी को रिलेटेड कोई इशू है, पीस नहीं है, तो सब ये कहते हैं कि इस टाइम ज़रूर मेरी शनि की दशा ठीक नहीं चल रही है। लोग यही बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में। तो उस टाइम पे उन लोगों को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, और उस टाइम पे आपके हिसाब से अगर उनको ये पता चल जाए कि एक्चुअली वो जो ब्लेम कर रहे हैं शनि को वो है अगर, तो वो उस टाइम पे और पेशेंस से काम लेना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए, और थोड़ा सा देखना चाहिए कि ओके ये फेज आया है। और क्योंकि शनि आपने बोला न्याय के देवता माने जाते हैं, तो इस टाइम पे उनको और बल्कि फोकस हो जाना चाहिए कि जो मैं अभी करूंगा इसकी फेज से बाहर निकलूंगा तो पक्का मुझे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। और इसमें और मैं डीपली बताऊं, इसमें क्योंकि जिस तरह की जो नेगेटिविटी है, तो कुंडली के 3 स्थान ऐसे होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां, तो जिसमें कि रोग, रिपु, ऋण या मतलब जो है व्यय, खर्चा, तो कहीं ना कहीं आपको उस समय देखने की जरूरत है कि किस ग्रह की दशा, महादशा जो है चल रही है, वो फेज कौन सा है। तो निश्चित रूप से ये अब जिसको ज्ञान होगा तो इसके लिए आपको तो कंसल्ट करना पड़ेगा, तो किसका फेज चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उपाय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को शांत रखो। मैं तो यही कहूंगा, मन को शांत रखो। परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग हैं,
उनका रिस्पेक्ट करो, और ऐसा करेंगे, ईमानदारी से काम करो, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है, जैसे सबॉर्डिनेट्स की मैं बात करूं, जो है अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शनि का ही उपाय है। तो शनि अच्छा है, शनि कर्म भी है, तो शनि अच्छा रहेगा, सबॉर्डिनेट्स आपके ठीक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी ठीक रहेंगे। तो परिवार में भी इसी तरह से उसको फॉलो करिए। तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे युवा वर्ग या जो भी श्रोतागण है उनको ये करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है, जैसे कि हम बात करते जा रहे हैं, और अपने हर क्वेश्चन में, हर आंसर में हमारी ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। तो जो उसकी रेमेडीज़ हैं कि ये कर रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो, तो वो तो इंसान की बनाई हुई है कि वो भी एक्चुअली उनका एक सिस्टम है। क्योंकि जितने भी पंडित हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से एक नॉलेज है, कोई पंडित कोई ज्ञान, कोई भी रेमेडी बताएंगे, कोई और दूसरे पंडित कोई और रेमेडी बताएंगे। तो इसमें साइंस का कितना रोल है, कैसे साइंटिफिक है? साइंटिफिक इसमें देखिए, चूंकि हमारे जो सबसे ज्ञान के स्रोत जो है वेद है, जो भी, चाहे मैं विज्ञान कहूँ, भूगोल कहूँ, गणित, सभी शास्त्रों का उद्भव जो है वेदों से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रह है, हर एक ग्रह की शांति के लिए जो वैदिक मंत्र बताए गए हैं ऋषियों ने, जो इसीलिए उनको श्रुति भी कहा जाता है, श्रवण परंपरा से गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने फिर अपने शिष्य को दिया, जो एक परंपरा चली आ रही है। तो निश्चित रूप से अगर आप उन मंत्रों का जाप करके, आप कोई भी आपका इष्ट देव है या जिसमें भी आपका मन लगता है, आपको लगता है कि मुझे इसकी आराधना करने से जो है मन को शांति मिलती है, तो आप उन उपायों को करिए। और उपायों को करने से वैदिक मंत्रों के माध्यम से जो है, अब चूंकि मैंने इसीलिए कहा कि कोई आपको उपाय बताने वाला व्यक्ति कौन है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों हो सकता है कि आप, क्योंकि देखिए कि मूल रूप से ज्योतिष का उद्देश्य क्या था, जन कल्याण था, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसको जो है एक व्यवसाय बना दिया गया है ना, उसको कहीं ना कहीं मतलब लोगों को डरा करके कि आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया कि पहले कोई भी वैद्य होता था तो उसको ज्योतिष, आयुर्वेद और इनका तीनों का ज्ञान होता था। तो आज हमें भी थोड़ा जागरूक होकर के जो है इस तरह से कार्य करना है कि जो हमारे, जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि अभी किसके कारण और किसके कारण समस्या है। सर, सबके दिमाग में नहीं आ सकता ना कि इसके बारे में स्टडीज करने लग जाएं, किसी ना किसी से कंसल्ट करेंगे। तो कोई रेमेडीज हैं, मान लो, ठीक है, अब अलग अलग पंडित जो, क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आप जैसे प्रोफेसर तो पहली बार हमारे लाइफ में आए हैं जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ऐसी अच्छी फीलिंग आ रही है कि पढ़ा रहे हैं, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सुपरस्टिशन नहीं है, अवेयरनेस है, क्लैरिटी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमने अपनी लाइफ में हमेशा पंडितों को ही तो फॉलो किया। तो पंडित जो हैं उनकी जो नॉलेज है वो कितनी पूरी है, कितनी नहीं पूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे एक फैमिली पंडित भी तो होता है, ठीक है। तो लोग हर एक प्रॉब्लम के लिए अपने फैमिली पंडित के पास जाते हैं। अब वो फैमिली पंडित उनको डरा के या उनको नॉर्मली बिना डराए भी कोई ना कोई रेमेडीज बताते हैं, तो कैसे विश्वास करें? विश्वास करने के लिए तो ऐसा है ना कि आप जहां भी जा रहे हैं आप ये देखिए कि जो भी जो दैवज्ञ है, उसके लिए दैवज्ञ शब्द ज्योतिषी जो है, दैव और ज्ञ, दैव मतलब भाग्य और ज्ञ मतलब जानने वाला, भाग्य को जानने वाला। जिस भी दैवज्ञ के पास में जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर का हम देखते हैं ना आजकल की फला बीमारी का डॉक्टर कौन सा है, हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो जिस भी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं आप उसका थोड़ा सा देखिए एकेडमिकली उसका कहाँ से है। एक होता है कि वंश परंपरा से जिसने प्राप्त किया, एग्जैक्टली जो पंडित थे उनके पूर्वज, फिर वो पंडित की पूरी वो अपने पूर्वजों से उनको मिलती रही तो उन्होंने स्टडीज नहीं की, उनको बस मंत्र उच्चारण और बाकी सब विधि विधान, शादी करानी है या कौन सी पूजा कब करानी है उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है। बट उनसे भी अगर पूछे तो वो इसको साइंस नहीं, वो बोलते हैं कि ये तो एक एक शक्ति है या एक उसको किसी ना किसी सुपरस्टिशन से ही जोड़ते हैं कि ये तो हमें विरासत में मिली तो हम असली पंडित हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जिन भी पंडित, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के बाद अगर वो कहते हैं कि जी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि पंडितों में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उनके पास जा सकते हैं। हाँ, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चूंकि ज्योतिष में जो है एक फलादेश करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर किसी इष्ट देव की मतलब ब्लेसिंग है या नहीं।
क्योंकि कई बार होता है कि आपने भी देखा होगा, आपने टीचिंग या स्टूडेंट लाइफ में कई बार होता है कि व्यक्ति को नॉलेज है लेकिन वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। और कई बार होता है कि थोड़ी नॉलेज कम है लेकिन उस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझा देता है। तो इसी तरह से हमें ज्योतिष जो है उसको देखना है कि कई बार हो सकता है वंश परंपरा से जो विद्वता आई है उसने उसको ईमानदारी से ग्रहण किया है, और एक ऐसा व्यक्ति है कि केवल उसके नाम पर उसका मतलब यूज करके एक लोगों को थोड़ा सा मतलब भ्रमित करके उस चीज का मिसयूज कर रहा है। तो इनसे हमें बचना है। तो हमें जो है जन कल्याण, जिसके अंदर जन कल्याण की भावना हो, अब तो वो निश्चित रूप से ठीक मिलेगा आपको। सर एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे रेमेडीज में ये भी बताते हैं कि अगर आप ये वाला स्टोन पहन लें तो इससे आपको एग्रेसिवनेस और गुस्से में शांति मिलेगी, अगर आप ये स्टोन पहने तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, या आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो क्या फियर आता नहीं है जब वो इंसान कभी घर में अपनी वो रिंग या जो भी स्टोन उन्होंने पहना है वो भूल जाए, या वो टूट जाए, या वो गिर जाए, और फिर उसके बाद उस दिन उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो वो फियरफुल बनता है ना इंसान। वो कहता है ना कि मेरा ये चीज़ छूट गई इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये साइंस के बावजूद थोड़ा सा सुपरस्टिशन, थोड़ा सा फियरफुल फैक्टर आता नहीं है आपके हिसाब से? नहीं आता है बिल्कुल। इसमें दरअसल क्या है कि मैं जैसे थोड़ा सा इसमें मंत्र जो स्टोन्स भी प्रभावी होते हैं उतने ही होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन सब्जी और रोटी तो मेन है ना, और उसके साथ में हम कभी टेस्ट के लिए अचार ले लेते हैं। तो वो स्टोन जो है वो अचार की तरह, मतलब आप मेहनत नहीं कर सकते, ठीक, आपके पास टाइम नहीं है, आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, तब आपने उसको पहन लिया। लेकिन जो फर्क तो आप मंत्र जाप करने से आएगा, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा तो मंत्र जाप से ही रही है। तो मैं तो थोड़ा सा इसमें ये है कि आप अगर मंत्र जाप नहीं कर सकते तब तो ठीक है, लेकिन मंत्र जाप का जो इम्पैक्ट आएगा वो असली इम्पैक्ट होगा। तो मंत्र जाप को मैं ज्यादा जो है उसको कहूंगा। तो आप पढ़ाई के टाइम भी अपने स्टूडेंट्स को मंत्रों का जो है बिल्कुल मंत्रों का जो है उसमें उसको वो करना चाहिए उनको जो है। और कोई भी एक इष्ट देव जरूर होना चाहिए आपका, जिसमें भी आपका। हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए इष्ट कैसे ढूंढें। हमारे स्टूडेंट्स, हमारा यूथ जिनको नहीं पता इष्ट का मतलब, उन्हें बता दीजिए इष्ट कैसे मिलते हैं। जनरली आप देखेंगे कि कोई ना कोई आपका एक अंदर से कोई एक इंट्यूशन होगा कि इस देव विशेष के प्रति मेरा लगाव है, आपको इंट्यूशन भी हो जाएगा, या फिर आप कुंडली को देख करके भी जो है उसमें बता सकते हैं कि आपका इष्ट देव कौन सा है। तो इसलिए अगर आप जैसे इष्ट देव जानना है तो आप कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो या फिर अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, एक देव विशेष, एक मंदिर, एक किसी जगह में जा करके आपको लगता है कि यहाँ मुझे अपनापन सा लग रहा है। कई बार होता है ना कि हम कई फैमिली में जाते हैं तो एक ओरा भी कह सकते हैं जिसको, एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और मन करता है कि इससे फिर से मिले इसके बारे में, और एक व्यक्ति से हम मिले तो लगता है कि दोबारा उसके दर्शन ना हो जाएंगे, है ना। तो एक वो ओरा जो है, तो हमें इस तरह से पहचान करना है कि हमारा, निश्चित रूप से आप सच्चे मन से याद करेंगे, आपके इष्ट देव खुद आपको वो दे देंगे, अनुभूति दे देंगे। और इष्ट आपने बोला, और साथ में आपने बोला कि गुरु जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो आपके गुरु कौन रहे हैं सर? मेरे गुरु परम आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी रहे हैं जी। और निश्चित रूप से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उन जैसे गुरु मिले, और इसी की वजह से जो है आज मैं मतलब यहाँ इस दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्था में पढ़ा रहा हूँ। तो उनका आशीर्वाद है कि मुझे, नहीं तो मैं एक किसान परिवार का राजस्थान की छोटी जगह से आकर के यहाँ पर स्थापित हो पाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा जो है बहुत जरूरी है। तो सबकी लाइफ में एक गुरु अगर होना चाहिए, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, जैसे हमने ना पॉडकास्ट के शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था, आज का पॉडकास्ट सारे एज ग्रुप्स के लिए बड़ा रेलिवेंट है। तो सारे एज ग्रुप्स के इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि वो अपने गुरु को कैसे पहचाने। गुरु के लिए जरूरी नहीं ऐसा है कि अगर कोई अध्ययन अध्यापन से नहीं जुड़ा है तो वो जरूरी तो नहीं है वो विश्वविद्यालय में जाकर के गुरु को ढूंढेगा। वो हो सकता है कि गुरु आपके सोसाइटी में, समाज में कोई ऐसा इंस्पिरेशनल व्यक्ति हो, या वहां पर भी नहीं है, कई बार व्यक्ति के माता पिता ही उसके गुरु हो जाते हैं। तो आपको ये जरूरत है कि आप, और कई बार थोड़ा सा एक हम उसको कहेंगे कि भाग्य से भी अच्छा गुरु जो है भाग्य से भी मिलता है। आपने ढूंढा लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
उस ईश्वर की भी जो है ऐसी है कि वो मतलब नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अपने आसपास अगर वो सच्चे मन से ढूंढेगा तो मिलेगा गुरु जो है, जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि विश्वविद्यालय में रहने वाला विद्यार्थी जो है वो किसी टीचर भी वो ही उसका गुरु बने। समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति जो है, और वो उसके ऊपर ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति जो है वही उसका गुरु बने। कोई एक सामान्य शिक्षा वाला व्यक्ति है, हो सकता है वही उसके जीवन की नैया को पार कर दे, तो वही उसका गुरु बन सकता है। तो ये है। सर, एस्ट्रोलॉजी को पास्ट से जोड़ना चाहिए, प्रेजेंट से जोड़ना चाहिए कि फ्यूचर से जोड़ना चाहिए? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग, मतलब मैक्सिमम लोग, फ्यूचर को ही समझते हैं कि ये प्रिडिक्शन का एक टूल है, फ्यूचर प्रिडिक्शन का एक टूल है। तो आपके हिसाब से हमारी ऑडियंस के लिए आप, क्योंकि कंफर्म्ड एक चीज़ आप जो मंत्रा बता सकते हैं, सक्सेस मंत्रा, क्योंकि आप एक प्रोफेसर है जिन्होंने साइंस पढ़ी है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र पढ़ रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत डीपली रिसर्च किया है, तो आपकी तरफ से जो आएगा ना वो शायद लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा और वो रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं इसमें बताऊंगा कि क्योंकि फ्यूचर का तो हम बताते ही हैं, लेकिन जैसे अगर पास्ट की बात करें, जो हमने चर्चा की थी कि एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे कर्म करता है लेकिन फिर भी जो है वो परेशानी में है, तो इसका मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट से है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध क्या था, है ना, क्या पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए थे। और प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट हमारा जो हमारे ग्रहों की जो महादशा अंतरदशा है उसके माध्यम से पता लगता है कि एट प्रेजेंट हमारी स्थिति कैसी है, जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है गोचर, गोचर कुंडली जिसको कहते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है। गोचर का मतलब है एक तो बच्चे का जन्म जब हुआ उस समय प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, और एक आज उसकी राशि के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, क्योंकि उसमें महादशा तो हम देखते हैं कई ग्रहों की 6 साल की होती है, कईयों की 10 साल 20 साल भी होती है। अगर कोई ग्रह जन्मकालिक खराब है, उसकी महादशा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके 20 साल खराब हो गए, उसके अंदर भी और किस ग्रहों की दशा है उसके अनुसार से, तो वो एस्पेक्ट हो गया फ्यूचर का। तो इसमें तीनों उससे चीजें जुड़ी हुई है, हमारा पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, तो उन तीनों को कोरिलेट करके हमें जो है बताना होता है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कितनी सेफ हैं किसी भी ह्यूमन के लिए, अगर हमें फ्यूचर का पता चल जाता है कि हमारे साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी शनि की बात की, 7.5 की बात की, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शनि से डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आज आप किसी की कोई देख रहे हैं कुंडली, है ना, उसमें आपने देखा पास्ट में उनका ये स्टार था, प्रेजेंट में अभी ये चल रहा है, बट फ्यूचर में ना आपका ना 6 महीने बाद 7.5 ही शुरू होने वाला है। अब वो इंसान 7.5 साल तक तो बिल्कुल हर चीज़ को ऐसे ही नहीं लेगा फियरफुली कि मेरी लाइफ में ये इसलिए हो रहा है या जो भी है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कितनी बतानी चाहिए, कितनी नहीं, फ्यूचर पता नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको क्या लगता है? ज्योतिष में थोड़ा सा देखा जाता है कि अगर किसी जातक का, जातक मैं फिर से बताऊंगा जिसने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर मतलब आयु निर्णय है, जैसे उसकी एज कितनी है, इसको मतलब थोड़ा सा नहीं बताया जाता है, और नेगेटिव या पॉजिटिव जो चीज है उसको इस तरह से बताया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए उसका अच्छा समय है, तो अगर हम उसको बताएंगे तो वो दुगने उत्साह के साथ काम करेगा। नहीं, हो सकता है वो मेहनत ही ना करे, वो ये सोचे कि मेरी कुंडली में तो अच्छा समय लिखा है, तो मैं तो अब जो मर्जी करूं, मेरा तो अच्छा समय ही आने वाला है। इस पे मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ज्योतिष कर्म थ्योरी को मानता है, कर्म सिद्धांत जो है, अगर हमें यहाँ से मान लीजिए किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आपको कि बाहर रोड्स पे भी क्या होता है, मार्क लगे रहते हैं, आपको ऐसे मुड़ना है, अब राइट मुड़ना है, अब लेफ्ट मुड़ना है, लेकिन अगर वो हटा दिए जाएं तो आप कितनी आसानी से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जीपीएस जीपीएस हटा दिया जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से ज्योतिष भी ग्रहों के माध्यम से कि इस टाइम पीरियड में इस ग्रह की दशा है, इसमें इसकी दशा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये उपाय करते हुए जाएंगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि खाना हमारे सामने रखा है तो हमें उठा करके बाइट तो लेनी पड़ेगी ऐसा तो नहीं है कि वो रोटी का टुकड़ा हमारे अंदर चला जाएगा। तो कर्म थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली लोग तो यही सोचते हैं ना, जैसे अगर मान लिया आपने दुख बता दे, जैसे आपने बोला एज रिलेटेड हम नहीं बताते हैं कि आपकी एज ही इतनी है, वो तो फिर उसका तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि तेरा अच्छा समय आने वाला है, तो दोनों तरीके से वो ले सकता है ना। और आपने लेकिन बोला कि
मतलब लिखा है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका अच्छा समय निश्चित है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर ऐसा कुछ सुन भी लें तो उसके लिए मेहनत पूरी करें, मेहनत नहीं छोड़े। और दूसरा ये कि आपने बोला कि अगर हेल्थ से रिलेटेड भी आप कुछ नहीं बताते हैं, इसमें नहीं बताना चाहिए। नहीं, हेल्थ से रिलेटेड तो बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उसको। आपको पर्टिकुलर शरीर के इस मतलब बॉडी या इस पार्ट से लेकर के आपको समस्या हो सकती है, इससे आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लो कि बता दिया कि उसका कोई मतलब पेट से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सावधान रहना है, अपने खाने पीने को, दिनचर्या को उस तरह से रखना है। तो वो अगर इसका ध्यान रखेगा तो उससे पार पा जाएगा। लेकिन अगर ये तो बताना जरूरी है उसको। तो मेडिकल रेमेडीज देखे वो, या वो मंत्र उच्चारण करे? नहीं, मेडिकल रेमेडीज साथ में ठीक है, करता रहे, लेकिन उसको रेमेडीज जो है वो तो जरूरी है पर्टिकुलर, क्योंकि उस ग्रह का टाइम पीरियड है ना, कि इस टाइम पीरियड में इस ग्रह का है, तो उसके लिए उसका उपाय उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वैद्य पहले ऐसे ही तो देखा करते थे, तो आज भी वही चीज है। तो न केवल मैं इसलिए तीनों चीज कहूंगा कि आप औषधि भी लीजिए, ज्योतिष उपाय भी करिए और साथ में योग भी करिए। इन तीनों के सामंजस्य से आपका जीवन जो है वो सफल होगा। ऐसी और कौन सी चीजें, एक तो एज रिलेटेड आप नहीं बता सकते, फ्यूचर को लेकर और क्या नहीं बता सकते, कभी सोचा है? जनरली क्योंकि आयु निर्णय वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कह रहे हैं कि आपके जीवन में राजयोग है, पता लगा उसकी आयु ही नहीं है, तो ज्योतिषी को तो ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसकी आयु है या नहीं है। लेकिन उसको बताने के बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब जब आदमी को पता लग जाए कि 10 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो तो बिल्कुल हताश हो जाएगा। तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से बताना है कि उसको वो भी ना लगे और वो कर्म से भी पीछे ना हट जाए। क्योंकि हमारी जो भगवत गीता का जो सार है, कर्म को हमें साथ लेकर के चलना है। कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू जीवन का जो है सफलता जो है। सक्सेस मंत्रा है ये बहुत बड़ा। सर, कुछ मंत्रास लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? और आप सबके लिए कुछ कुछ टिप्स दे दीजिए क्विकली, ठीक है? जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो वो करें और बस उनको सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मंत्रा में हम यही बातें करते हैं, तो पहले तो स्टूडेंट्स के लिए आप बता दीजिए, क्या कोई मंत्र बता दीजिए। मंत्र ऐसा है कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेकर के जाएं। जी। एक ऑटोमेटिकली आपका एक ओरा बनेगा। जी। तो एक तो इससे अच्छा है ना, एक माहौल, आपके परिवार का माहौल अच्छा बनेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे या मतलब पेरेंट्स, आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों की पेरेंट्स से, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परिवार में एक माहौल अच्छा रहेगा, आप मतलब जो आजकल बच्चे अपनी ईगो के कारण से, या कई बार पेरेंट्स भी कह लेते हैं कि हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जो है अपने माँ बाप के पैर छू करके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जितना भी है घर का माहौल बदल जाएगा। और माहौल बदलेगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी। पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी तो घर में माहौल अच्छा होगा, आप पढ़ने में आपका मन लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप मन को शांत रखेंगे। मन शांत रहेगा तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी इष्ट देव है, आजकल जनरेशन अगर नहीं करती है तो मैं कहूंगा कि कम से कम कोई भी हो आपका, आप अगर मान लो घर में दीपक ना करके या वैसे कोई पूजा पाठ करके उसमें अगर आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम अपने इष्ट देव को जरूर याद करके जाएं कि मैं जो भी अपनी मेहनत से, मैंने ईमानदारी से किया है, इसका मुझे जो है सुपरिणाम मिले। तो ये जरूर करके जाएं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जो है। और अगर इसके साथ साथ 10 मिनट आप योग करके जाएंगे, मैं फिर जोर दे रहा हूं, आजकल के बच्चे जिम करते हैं। जिम को मैं बिल्कुल नहीं करता जो है। जिम के लिए मैं बिल्कुल मोटिवेट, अगर करना आप करिए, लेकिन योग जरूर करिए। और स्पेशली जो अभी बोर्ड्स जिनके पेपर हैं, उसमें जैसे प्राणायाम मैं बताऊंगा, भ्रामरी जो है आपके अंदर जो है, भ्रामरी आप कंसंट्रेशन के लिए आप महसूस करेंगे। आपका सर कभी मतलब बहुत भारी कर लग रहा, आप 3 4 5 बार उसके जो आवृत्ति करके देखिए और उसके बाद रिजल्ट देखिएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से 10 से 15 मिनट आप इसके लिए समय निकालिए। और शाम को भी अगर कर सके तो ठीक है, लेकिन एक टाइम जरूर करके जाइए। तो आपने बताया कि माँ बाप के पैर छू सकते हैं तो वो छूइए,
अपने इष्ट ईष्ट देव। को याद कीजिए, अपने को गुरु हैं तो उनको याद कीजिए, और आप भ्रामरी का वो कर सकते हैं ना, योगा बिल्कुल। अभ्यास। उसके अलावा आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट में बताया था कि स्टडी टेबल की डायरेक्शन। हाँ, वो डायरेक्शन जो है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जो है उत्तर या पूर्व की तरफ आप जो है वहां मुख कर करके अगर पढ़ेंगे अच्छा, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जो और है, पानी की बोतल रखें। पानी की बोतल, अगर आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है हाँ, तो उस पानी की बोतल को टेबल पे रखिए और उस पानी को पीना नहीं है, उस पानी को आप पौधे में डाल दीजिए, अच्छा। पीने के लिए अलग से पानी रखिए। एक तरह से वो जल जो है, मतलब चंद्रमा जो है, उसको आपकी बुद्धि की स्थिरता के लिए है। मैं ऐड करती हूँ इसमें, हार्डवर्क जरूरी है, और अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम जो है सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करिए जो है। तो निश्चित रूप से मेरी जो है सभी विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग को जो है गुड विशेस है हाँ जी। कि आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करें और जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आपको जीवन में और ऊंचाइयों को प्रदान करें। सर, बिना तोड़फोड़ किए घरों के लिए या ऑफिसेज के लिए, जैसे रेंट के ऑफिसेज है, ठीक है ना, तो बिना तोड़फोड़ के कुछ एक दो उपाय ऑफिसेज के लिए या घरों के लिए जो लोगों को करना चाहिए, जो इजीली कर सकता है कोई भी, वो बता दीजिए। तोड़फोड़ के लिए तो ऐसा है, क्योंकि आजकल स्थान की बहुत कमी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पहले जब वास्तु का जो इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था, हर एक कार्य के लिए अलग से भवन, घर होता था, कमरा होता था। लेकिन आज क्या है कि हम वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं टीवी देख रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, इसीलिए समस्याएं भी ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम आप ईशान कोण जो है आपका घर का जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ अगर टॉयलेट वगैरह है, अगर उसको तोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसको, अगर घर में एक टॉयलेट और है तो उसको, मतलब आप, मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन यूज ना करें, फिर परिवर्तन देखिएगा जो है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो भी सकारात्मक ऊर्जा के लिए जो है आप अपने ऑफिस में या घर में नित्य प्रति जो है अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। आराधना करने से, कोई ऐसी चीज रखने से, या कोई ऐसी चीज कोई पौधा या कोई पौधा, जैसे ईशान कोण में आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। तुलसी का पौधा रखिए। सुबह सूर्य जो है, उगते हुए सूर्य जो है, उसको नमस्कार कीजिए, क्योंकि सूर्य क्या है, तेज का प्रतीक है, अग्नि का, ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ग्रह है ना, जिसके कारण जैसे ही सूर्य उदित होता है सारी प्रकृति के जितने जीव जंतु हैं वो अपनी आलस को छोड़ करके जाग जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप नहा धो करके सूर्य को प्रणाम करेंगे तो आपके अंदर भी वही असीम ऊर्जा का संचार होगा। तो इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तो सेल्स अच्छी करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में सेल्स के लोग बैठे हैं जिससे कि सेल्स अच्छी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट में जैसे ही सुना कि ये वाला पॉडकास्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन मेरे पास फ्लैश होने लग गया कि सेल्स अच्छी करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बैठे। सेल्स के लिए वैसे तो देखिए कि अगर हम देखते हैं ना, जो साउथ और ईस्ट का कॉर्नर है, शुक्र रिप्रेजेंट करता है उसको। तो अगर आप वहां देखिए कि वो अग्नि कोण है, वहां पे अग्नि तत्व है, तो वहां पर कोई जलीय वस्तु जो है नहीं होनी चाहिए आपके साउथ ईस्ट जो है। नहीं तो फिर क्या है, क्योंकि शुक्र भौतिक उसके सुख का प्रतीक है, अर्थ का प्रतीक है। वहां अगर आपको अग्नि तत्व होगा, या आप अग्नि तत्व है वहां आपने जल तत्व रख दिया, तो एक तरह से जो है वो बिल्कुल नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए। तो वहां अगर है तो निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन नहीं होना तो चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें आप निश्चित रूप से जो है पॉजिटिव उसमें रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके। और कुछ भी ऐसा जो, जैसे हाउसवाइफ्स हैं, है ना, वो घर रहती हैं सारा दिन, तो कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें जिससे कि वो करे तो घर में जो भी वो चाहती हैं, जैसे वो क्या चाहती हैं, परिवार की हेल्थ अच्छी हो, पीस रहे, है ना, बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, तो उनके लिए भी कुछ 1-2 टिप्स आप दे दीजिए। हाउसवाइफ्स के लिए ये है कि चूंकि ये हम बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब भी घर के परिवार के लोगों के लिए जो है, आजकल तो मुझे लगता है कि मेड्स खाना बनाती हैं ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि खाना खुद अगर समय नहीं है, पर फिर भी मतलब एक टाइम का तो खाना कम से कम परिवार के लिए जो है खुद बनाना चाहिए। आप जितनी अच्छी भावना से बनाएंगे, क्योंकि एक मेड है वो क्या प्रोफेशनल है, वो तो मतलब पे करेंगे और वो खाना बना करके जाएगी। और एक माँ जैसे बच्चे के लिए बनाती है, या एक पत्नी पति के लिए बनाती है,
तो उसमें कई बार होता है ना, जबरदस्ती भूख नहीं है तो भी करनी नहीं, मम्मी क्या करती है एक रोटी और रख देती है कि नहीं नहीं खा के जाओ जो है ना। तो वो जो अन्न खाएंगे आपके अंदर, वो तो आपके अंदर मतलब वैसी एनर्जी आपके अंदर होगी। तो मैं यही कहूंगा गृहिणियों के लिए कि कम से कम जो है खाना बनाएं, कोशिश करें एक साथ परिवार को बिठा करके हफ्ते में कम से कम एक दिन तो मतलब कुछ ऐसा वातावरण बनाएं जिसके अंदर जो है घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। तो ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे कि पहले आप परंपरा देखोगे ना कि मतलब गाय के लिए रोटी और इस तरह से जो बनाई जाती थी, आजकल धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो एक कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है रखना चाहिए जो है। सर, तो इतने सारे लोगों को हमने कवर किया है, तो मैरिड कपल्स के लिए कुछ बता दीजिए। मैरिड कपल्स के लिए बेसिकली क्या है, खास तौर से न्यूली वेड कपल्स के लिए। न्यूली वेड कपल्स के लिए तो चूंकि कुंडली में 7वां घर होता है पार्टनर का जो है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कुछ ऐसा डिफरेंशियस मतलब है या कहीं मतलब ना हो तो, और इसका कारक जो है शुक्र होता है, तो हमें कहीं ना कहीं मतलब उससे संबंधित कुछ कार्य नहीं करने हैं। या जैसे अगर हम रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो शुक्र जैसे मतलब इसलिए ये भी बोला जाता है कि जैसे कि जो परफ्यूम इत्यादि जो है ना, वो नहीं मतलब क्योंकि एक तरह से वो मतलब किसी को देना नहीं चाहिए जो है। तो शुक्र उससे, क्योंकि उसका साक्षात संबंध शुक्र से है। ये तो मुझे लगता रहा कि कोई सुपरस्टिशन है कि परफ्यूम नहीं देना चाहिए, जैसे कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो मुझे लगता रहा कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस, इसका रेलेवेंस सिर्फ इतना है क्योंकि उसका संबंध क्या है, शुक्र से है। तो आप अच्छा रिलेशन रखने के लिए कुंडली में आप अपने दोनों की शुक्र की पोजीशन देखिए जो है। अगर शुक्र कहीं खराब हो रहा है तो दूसरा, इसके लिए मैं अगर शास्त्रीय रूप से मैं बताऊं आपको, तो जो देवी की उपासना है, देवी कवच जो है, देवी कवच का अगर पाठ करें नित्य, तो अगर आप मतलब घर में कुछ इस तरह की मतलब अगर पहले तो नौबत आएगी नहीं, तो देवी कवच का पाठ जो है मतलब नित्य एक बार अगर कर ना सके तो सुने जरूर देवी कवच का पाठ जो है। ये शास्त्रीय विधान जो है। बाकी परफ्यूम इत्यादि तो क्या है कि वो एक उससे संबंध है, लेकिन शास्त्रीय विधान के रूप में अगर मैं बताऊं तो देवी की उपासना, देवी कवच जो है वो जरूर करना चाहिए पत्नी। और मेरी टीम का आज सबसे बड़ा सवाल था, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या आप बता सकते हैं एक चीज़ जो वो कर रहे हैं तो उनका अच्छा जाए सब? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चूंकि सूर्य जो है, सूर्य को ठीक करने के लिए जो है क्या है कि आप सूर्य को अगर जल दें, लेकिन इस पे डिपेंड करता है वैसे तो आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी है। लेकिन फिर भी आप, चूंकि सूर्य मेन ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य अगर आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से आपका कोऑर्डिनेशन जो है सबके साथ में अच्छा रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि और नहीं तो सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार जरूर करें, तो इससे निश्चित रूप से जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा उसमें। और कोऑर्डिनेशन के लिए है कि सबसे, और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी कुछ ऐसा हो भी जाए आपस में, तो उसको छोड़ करके एक परिवार की तरह उसमें भूमिका रहनी चाहिए। अगर कोई मान लो एक कोई गलती करता है, तो एक तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक सहन शक्ति की कमी है। तो अगर कोई आपका बॉस अगर कुछ कह भी देता है, तो भी परिवार में मुखिया है, मुखिया कभी बच्चों को डांट भी देता है, तो उसको उस डांट को उस तरह से लेना चाहिए। या उल्टा अगर हम करें कि आपके सबऑर्डिनेट्स भी अगर कुछ कहते हैं, तो कई बार हो सकता है कि वो कोई अच्छी सलाह आपको दे रहे हो, तो उसको ग्रहण करने में भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। आपको मतलब जज करना है कि क्या पता ये चीज अच्छी हो, तो जरूर इसमें तो दोनों एस्पेक्ट हैं। इसलिए कहते हैं ना, दोनों हाथ से मतलब ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो दोनों को बैलेंस करके अगर आप करेंगे इस कोऑर्डिनेशन के साथ में, तो निश्चित रूप से अच्छा माहौल रहेगा। सर, आई एम सो थैंकफुल, मेरी ऑडियंस की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत थैंक यू। आज आपसे ये सारी बातें करने के बाद मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस भी बहुत खुश होगी। तो आप बताइए सर कि आपको कैसा लगा यहाँ आके? मैं भी पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा कि इस तरह से जो है एक जो शास्त्रीय पद्धति से और इस तरह की चर्चाएं करने का अवसर मुझे यहाँ पर मिला। तो क्योंकि ये आज के लिए बहुत जरूरी है। जी जी जी।
न केवल हमारे युवा वर्ग के लिए बल्कि युवा वर्ग से अतिरिक्त जो जन सामान्य है उसके सामने भी जो है ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वो भी ये सब जाने कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या करके जो ज्ञान हमारे लिए संरक्षित रखा था, ये समय है कि हम उस ज्ञान को जो है समझें और अपने आसपास जो है उसको फैलाएं और एक अच्छे वातावरण के निर्माण करके एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने में अपनी भूमिका जो है उसको निर्वहन कर सकें। और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है आज, तो इसलिए युवाओं की जो है बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज का ये जो सत्र रहा बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। बहुत थैंक यू एंड थैंक यू टू माय ऑडियंस ऑल्सो। एक प्रोफेसर से जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से बहुत सारे मिथ दूर किए और बहुत सारे सुपरस्टिशंस को लॉजिकली इलॉजिकली बताया कि किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपने छोड़ना है अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत ही अमेजिंग था एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद आया। तो आप सब मेरे पॉडकास्ट के चैनल को बहुत लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में लिखिए कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। थैंक यू सर।